नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज़ के हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ इज़ वेल्थ में आज हमारे साथ मौजूद हैं बीएम शाह से डॉक्टर सरल शर्मा, जो कि चीफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। साथ में मौजूद है डॉक्टर सूरज के, जो कि कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है फिजियोथेरेपी, और हमें कई सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो नहीं जान पा रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में इलाज कैसे किया जाता है। और हमारे साथ जो डॉक्टर्स मौजूद हैं वो हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे एक्चुअल में फिजियोथेरेपी है क्या। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि फिजियोथेरेपी है क्या। इसका जवाब मैं दूंगा जी। जब हम मांसपेशियों को, शरीर की मांसपेशियों को एक्सरसाइज के द्वारा एक्टिव करते हैं या सक्रिय बनाते हैं, उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 15 साल पहले यदि कोई पूछता तो शायद रेलिवेंट रहता। जी। अब हर किसी को मालूम है कि फिजियोथेरेपी क्या है, हर कोई जानता है। रूरल एरिया के लोग भी जानते हैं, गाँव देहात के लोग भी जानते हैं, अर्बन एरिया में जानते ही हैं फिजियोथेरेपी। ये चीज़ें काफ़ी समय पहले से शुरू हुई है, 460 BC से पहले शुरू हुई है। इस समय हिप्पोक्रेट्स और गैलन जैसे फिजिशियन, ग्रीक फिजिशियन थे। इसमें हिप्पोक्रेट्स तो फिजिशियन थे ही, ग्रीक फिजिशियन, गैलेन सर्जन भी थे और फिलोसोफर भी थे। जी। सबसे पहले जो फिजियोथेरेपिस्ट हुए हैं एक्चुअल में इन्हें हिप्पोक्रेट्स और गैलेन को भी माना जाता है। अच्छा। जिन्होंने फिजियोथेरेपी में इजाद किया है हाइड्रोथेरेपी के जी। ट्रीटमेंट के लिए, मसाज के ट्रीटमेंट के लिए और कुछ एक्सरसाइजों से ठीक करने के लिए बीमारियों को। जी। तो ये चीज़ें धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बढ़ती गई हैं। 460 BC से शुरू हुआ हिप्पोक्रेट्स और गैलेन से लेके 1813 में ये चालू हुआ, फिर से वापस आया। ये फिजियोथेरेपी एक नए रूप में आया जिसमें मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें होनी शुरू हुई, जिसमें जॉइंट्स को ग्लाइड करना, मोड़ना, सीधा करना, ये सारी चीज़ें एक अलग तकनीक से इजाद की गई हैं। जी। फिर वो चीज़ें 1887 से होते हुए एक नया रजिस्ट्रेशन मिला दुनिया को फिजियोथेरेपी में। पहली बार रजिस्ट्रेशन हुआ 1887 में जी। फिजियोथेरेपी के लिए। फिर 1900 में आते आते फिर ये हॉस्पिटल्स में आना शुरू हो गया। 1929 1930 के आसपास हॉस्पिटल्स में फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट खुला, बाहर OPDs खुली। लोगों को पता चला कि हाँ, फिजियोथेरेपी जैसी कोई चीज़ अब आ गई है। 20 साल 30 साल पहले तो उसमें क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें पता चली। तो यही है कि जब एक्सरसाइज के द्वारा फिजियोथेरेपी में ही मरीजों का इलाज होता है, और अब चीज़ें चेंज होके अपडेट भी हो गई हैं। जी। केवल एक्सरसाइज नहीं रही है। अच्छा। एक प्रॉपर असेसमेंट, एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है जो हमको 4.5 साल में पढ़ाया जाता है। जी। ट्रीटमेंट एक्सरसाइज के साथ साथ मैनुअल टेक्निक्स ईजाद की गई हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मैनुअल टेक्निक्स यूज़ की जाती है, और इसका एक सबसे बड़ा पार्ट होता है फिजियोथेरेपी का, वो होता है इलेक्ट्रोथेरेपी, जिसे कोई छुपा नहीं सकता है। जी। इलेक्ट्रोथेरेपी में मशीन्स यूज़ करते हैं केवल पेशेंट्स के पेन को कम करने के लिए। पेशेंट्स यदि पैरालाइज्ड हो गया है, मसल्स डीएक्टिवेट हो गए हैं, या नर्व्स यदि उनकी कंप्रोमाइज्ड हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए और उनको एज इट इज़ मेंटेन करने के लिए मशीन्स ईजाद की गई हैं। वो हो गई थी 50 साल पहले, हो गई थी 50 साल 60 साल पहले, और शायद उससे भी पहले हो गई थी। अब चीज़ें नई जनरेशन्स में आई हैं। हर चीज़ का हर 4 साल 5 साल में न्यू जनरेशन्स आ रहे हैं, नए नए जनरेशन्स आ रहे हैं। तो फिजियोथेरेपी में यही होता है। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज होगा, इलेक्ट्रोथेरेपीज होंगी, सब चीज़। ये बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर सरल शर्मा ने हमें। अच्छा सर, फिजियोथेरेपी में किस तरह के मरीजों का इलाज किया जाता है, मतलब कैसे संभव है, किस तरह के दर्द को ठीक किया जा सकता है फिजियोथेरेपी में? ये थोड़ा सा एक पेचीदा सवाल है। एक नॉर्मल तरीके से देखे जाए तो फिजियोथेरेपी में हर मरीज़ का इलाज संभव नहीं है, या कहा जाए कि हर बीमारी में फिजियोथेरेपी लागू नहीं किया जा सकता। अलग अलग कंपार्टमेंट यदि बना दिया जाए तो समझ में आता है। जैसा IPD या OPD में देख लिया जाए या कैटेगराइज कर दिया जाए कि वो आर्थो का केस है, न्यूरो का केस है, पीडिया बच्चों का केस है, इकाइनी का केस है, या एक जीरियाट्रिक केस है जिसमें एक उम्र दराज व्यक्तियों का फिजियोथेरेपी होना है और किस चीज़ के लिए होना है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये बहुत वास्ट हो जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ों में सर्दी खांसी में आप फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते, अनुलोम विलोम करके ही आप ठीक कर सकते हो उसको, या तो मेडिसिन एंटीबायोटिक लेना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिजियोथेरेपी में आपका क्वेश्चन क्या था फिर से? सर, मैंने पूछा था कि किस तरह के दर्द को मतलब उससे फिजियोथेरेपी में उसका इलाज संभव है। किस तरीके का दर्द नहीं होता है, किस किस चीज़ का इलाज होता है। जी जी, हाँ, कि फिजियोथेरेपी में हम कैसे कैसे बीमारियों का इलाज करते हैं। जैसे ऑर्थोपेडिक में हो गया, नॉर्मल अर्थराइटिस हो गया। जी। अर्थराइटिस में बहुत सारे कैटेगराइज हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है,
गाउट है, अर्थराइटिस के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। अच्छा। उसमें यूज़ होता है ऑर्थोपेडिक में। फ्रैक्चर होने के बाद यदि माल अलाइनमेंट हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद जॉइंट्स स्टीफ हो गई, मसल्स स्टीफ हो गई, तो उनको सीधा करने के लिए, सीधा हो गया बिल्कुल प्लास्टर कास्ट में, तो उसको मोड़ने के लिए नॉर्मल जो उनका रेंज ऑफ मोशन जो पहले था फ्रैक्चर के पहले जब ठीक था, फ्रैक्चर होने के बाद लिमिट हो जाता है रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि उनको स्टेबलाइज किया जाता है, इमोबिलाइज किया जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए नॉर्मल फिजियोथेरेपी होता है। ये ऑर्थो के केसेस हैं। ऑर्थो के केसेस में स्पाइन में भी आता है। स्पाइन का सबसे जहाँ रिहैब की सुविधा है हमारे यहाँ, तो वहाँ रिहैब की चीज़ें आ जाती है। स्पाइन किसी की स्पाइन जो होती है टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। ऐसे हड्डियों की बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिनमें फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका होती है। तो ये ऑर्थो का पार्ट हो गया। न्यूरो का पार्ट होता है। न्यूरो के पार्ट में बहुत सारी चीज़ें आती है। स्ट्रोक आता है, जिसको पक्षाघात बोलते हैं, पैरालिसिस हो जाना, ब्रेन में पक्षाघात होता है, तो एक साइड की चीज़ें पैरालिसिस हो जाती है। कभी कभी सेम साइड में भी होता है, एक अलग अलग लोकेशन होता है ब्रेन या ब्रेन स्टेम में। तो लकवे में होता है, सीधी बात बोलूँ तो रीढ़ की हड्डी टूटने से भी लकवे की शिकायत होती है। अच्छा। पैरों का लकवा हो जाना, एक हाथ का लकवा हो जाना, डाइप्लेजिया हो जाना, एक हाथ दो पैर का हो जाना, या क्वाड्रिप्लेजिया हो जाना, मतलब चारों हाथ पैर के शून्य पड़ जाना या लकवा हो जाना, तो उन चीज़ों में होता है। न्यूरो में बहुत सारे केसेस हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसमें ज़रूरत। तो हर डिपार्टमेंट में यदि आप देखा जाए, गायनी में भी जब प्रेगनेंसी के समय आता है तो प्रीनेटल एक्सरसाइजेस कराया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी अच्छे से हो सके, जो नॉर्मल बैकएक होती है उनको वो ठीक हो सके। पीडिया में बहुत सारे केसेस रहते हैं, जैसा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, जो पेट में बच्चा रहता है उसके पहले या होते होते या होने के बाद में ये तकलीफ़ें शुरू होती हैं, उसमें फिजियोथेरेपी उनको लॉन्ग टर्म या ज़िंदगी भर भी चल सकती है। हर चीज़ में, कार्डियोपल्मोनरी में होता है, निमोनाइटिस है उनको, अभी कोविड आया है, कोविड के बाद में या कोविड के समय फिजियोथेरेपी होनी ज़रूरी है, अलग अलग कंडीशंस होते हैं। फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग विधि होती है, जो आईसीयू में भी यूज़ करते हैं, ओपीडी में भी यूज़ करती हैं। एक बहुत बड़ा वो होता है जिसे हम नॉर्मल ऐसा बता नहीं सकते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट में आप फिजियोथेरेपी की भूमिका जो है काफ़ी अच्छी रही है, शुरू से ही अच्छी रही है, हम उस चीज़ को मेंटेन करके रह चुके हैं। जी। अच्छा सर, मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूँगी। स्पाइन जो आपने एक वर्ड यूज़ किया, वो बताएंगे थोड़ा दर्शकों को कि वो क्या चीज़ है जो आप बताया अभी? स्पाइन रीढ़ की स्पाइनल, जैसे अभी जैसे देखते हैं हम, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से कई सारे जैसे हेड इंजरीज हो गई या स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, जैसे सर ने डिस्कस किया, तो उसकी वजह से अगर सर्वाइकल लेवल पे होती है, अगर इंजरी, कोई बाइक पे जा रहा है, सर्वाइकल हेलमेट नहीं लगाया या सर पे लगा है या सर्वाइकल पे लगा है, तो चारों हाथ पैर या तो कमजोर हो सकती है या तो चलना बंद हो सकता है। क्वाड्रिपेरेसिस या क्वाड्रिप्लेजिया के कंडीशंस हो सकते हैं, उस तरह के मरीजों का वहाँ इलाज होते हैं। अच्छा। हो सकता है कि सर पे लगा है, आधी बॉडी उसकी पैरालाइज हो गई है, इस तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे टीबी देखे हैं, बोन टीबी भी होती है, उसकी वजह से हो सकता है कि पैरालाइज हो। अच्छा। इस तरह के मरीजों के बारे में संबोधित कर रहे हैं। अच्छा। इस तरह के बारे में। अच्छा। और सर, जो सुविधा की बात आपने की, तो बीएम शाह में फिजियोथेरेपी की अभी क्या क्या सुविधाएं मौजूद हैं? हाँ बिल्कुल। बीएम शाह, अगर बात किया जाए बीएम शाह की, तो बीएम शाह कैसे, फिजियोथेरेपी आपने बहुत सुना होगा, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स के बारे में सुना होगा। बीएम शाह कैसे डिफरेंट है बाकी इंस्टीट्यूट से, या यहाँ पर कैसे फैसिलिटीज अवेलेबल? जी, वही मेरा क्वेश्चन है कि इस हॉस्पिटल में क्या सुविधा है? हमारे यहाँ हर एक पेशेंट को एक ग्रॉस एग्जामिनेशन के थ्रू से ले जाते हैं। ग्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, हर एक कंपोनेंट को एनालाइज करते हैं कि उसमें और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनके अकॉर्डिंगली उनका एक्सरसाइज अरेंजमेंट बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्सरसाइज कराया जाता है। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग होती है, एक एक पेशेंट के लिए हम अलग से टाइम निकालते हैं और पेशेंट्स को देखें। हमारे यहाँ एडवांस लेवल के इक्विपमेंट्स हैं जी, एडवांस लेवल की मशीनें अवेलेबल है, उनके द्वारा इलाज कराया जाता है, जो बाहर पे बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल जी। जैसे कि ट्रेडमिल हमारे पास अवेलेबल है, जैसे हार्नेस अवेलेबल है, पैरालाइज पेशेंट्स हैं, हम हार्नेस की मदद से वो पेशेंट को चलाते हैं। कई सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, जैसे हमारे पास एडवांस लेवल की अल्ट्रासाउंड मशीन है, लेजर है मशीन, इलेक्ट्रोथेरेपी के इक्विपमेंट्स है, कई सारे एडवांस लेवल के ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट हम अप्रोचेस देते हैं, जो बाहर पे मॉनिटरिंग नहीं होती, वो सुविधाएं आपको बीएम शाह में अवेलेबल। उसके साथ साथ हमारे यहाँ जैसे कुछ कार्ड जैसे होते हैं, इंश्योरेंस कार्ड्स वगैरह, उनकी भी सुविधाएं, उनके द्वारा भी इलाज किया जा सकता है। सुविधाएं भी हैं यहाँ पे, और जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, ईएसआईसी है, रेलवे है, सीजीएचएस है, इन सब चीज़ों की सुविधाएं भी हैं। वो इसमें फिजियोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है जी। इन चीज़ों जिनकी चार्जेस मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इसमें विशेष सुविधाएं हैं हॉस्पिटल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हैं यहाँ पे, काफ़ी कम रेट में। अच्छा।
अच्छा सर, मेरा ये बहुत अच्छी जानकारी दी आप लोगों ने हमारे दर्शकों को। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि फिजियोथेरेपी से फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं? पहले सबसे पहले क्या है, फिजियोथेरेपी बहुत से लोगों को, जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें जी कि फिजियोथेरेपी कई सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि नॉर्मल से एक्सरसाइज, जी बट ये नॉर्मल से एक्सरसाइज, अगर फिजियोथेरेपी को हिंदी में अगर संबोधित किया जी। जाए, भौतिक चिकित्सा, अच्छा भौतिक चिकित्सा या मॉडर्न मेडिसिन अप्रोच। अच्छा पहले क्या होता था कि सिर्फ एक्सरसाइज करा के या कोई ट्रीटमेंट किया जाता था। आज के डेट में एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन होती है, जैसे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन किया जी, जाता है जी। वैसे एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन किया जाता है। सो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेट पे है ना सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करके एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं, फिर उसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक हो। तो एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का कंसेप्ट ये है कि कोई पर्सन हर एक्सरसाइज, एक नॉर्मल से एग्जाम्पल अगर बताऊं, एक नाउअडेज हम ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, जी गर्दन का दर्द हर किसी को जी, होता जी। है, ठीक है, कमर का दर्द जी। होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम एक्सरसाइज देख लेते हैं या मेडिसिन खा लेते हैं नॉर्मल तरीके से। तो नेट पे अवेलेबल जो एक्सरसाइज होती है, हो सकता है वो एक्सरसाइज को पर्सन देख के जी वो करे, हो सकता है उसे थोड़े दिन के लिए लाभ हो, उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। इसका एक रीज़न हो सकता है कोई ऐसा हो पैथोलॉजी जो अंडरलाइन है, जी। जो उसको समझ नहीं है उसके बारे में, और उसने जस्ट देखा उस चीज़ को और करना चालू कर दिया। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल, एक चीज़ बताता हूँ मैं। आजकल बहुत फिजियोथेरेपी के कुछ सालों पहले अगर देखा जाए, कोविड के बाद आप WHO ने भी डिफाइन किया कि फिजियोथेरेपी की कितनी डिमांड है, पोस्ट कोविड हो चाहे कोविड में कितना बड़ा रोल जी। हो। इसकी वजह से क्या हुआ कि कई सारे ऐसे लोग इनके प्रोफेशन में आ गए, हमारे प्रोफेशन में, जो लोग के पास प्रॉपर डिग्री ना हो, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एविडेंस बेस नहीं है, हो सकता है कोई एक्सरसाइज कराते हो उसकी वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाए। जी फायदे जितने हो सकता है कि गलत तरीके से अगर आप व्यायाम करें या एक्सरसाइज जी, करें, exactly। उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम अराइज भी हो सकती है। अच्छा। मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एक तरह का एक्सरसाइज होता है, एक पर्टिकुलर इंसान के जी। लिए उस तरह से एक्सरसाइज डिजाइन किया जाता है, जी जो कि आप बीएम शाम में आप जी। पा सकते हैं इस तरह से। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया अभी अपोलो में आप इससे पहले रहे हैं, शायद मैं आपने अपोलो में बताया कार्यरत हूं। कॉलेज में हैं अभी। मैं अपोलो में Assistant असिस्टेंट professor। प्रोफेसर, जी इंटर्नशिप इंचार्ज हूँ जी वहाँ पर। अच्छा और बीएम शाम में मैं एज अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा सर, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहे तो हम आपसे जानकारी चाहेंगे कि आप उसके लिए हमें सजेस्ट करें कि क्वालिफिकेशन क्या है इस लाइन में आने के लिए, थोड़ा सा बताएंगे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फिजियोथेरेपी जस्ट एक्सरसाइज है, देख के हम सीख लेंगे और कर लेंगे, जी। इस तरह की बातें होती है। मशीनें देखते हैं तो उस तरह जी। की मशीनें खरीद के प्रैक्टिस करना चालू कर देती है, बट इस तरह का नहीं। जी कई सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर ये कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी या बैचलर इन फिजियोथेरेपी एक बैचलर डिग्री है, जी। जो 4 साल 6 महीने के इंटर्नशिप प्रोग्राम है। 4 साल आपको पढ़ाई करना पड़ता है, जी। उसके बाद पश्चात जिसमें एकेडमिक होती है, थियोरिटिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल नॉलेज, वर्कशॉप, सेमिनार्स, जी। हैंड टू हैंड ट्रीटमेंट, और कई सारे Posting, हॉस्पिटल्स में posting। पोस्टिंग किया जाता है, क्लिनिकल पोस्टिंग लगाया जाता है। उसके पश्चात 6 महीने के बाद आपको इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाना पड़ता है, जहाँ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में आप इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट जैसे ऑर्थो, न्यूरो, मल्टी स्पेशलिटी कार्डियो, हॉस्पिटल्स में ये आपका पोस्टिंग लगेगा, किया- जहाँ कर पे सकते अलग हैं। अलग डिपार्टमेंट्स में उसको एक्सपोजर हो सके, जो वो पढ़ाई की है उसका प्रैक्टिकल नॉलेज हो सके। अच्छा 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा इस तरह से। अच्छा उसके पश्चात एक मतलब प्रैक्टिस, जैसे मैंने कहा कि जी, जी, जी। प्रैक्टिस करने के लिए फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अप्रोच देने के लिए, चाहे एक्सरसाइज हो चाहे इलेक्ट्रोथेरेपी ट्रीटमेंट करने के लिए, एक मिनिमम पर्सन को बैचलर डिग्री की एलिजिबिलिटी मतलब होना चाहिए कि किसी पर्सन को देखने के लिए। अच्छा उसके पश्चात उसे छत्तीसगढ़ ओटीपीडी काउंसिल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके पश्चात ही वो पेशेंट एक देख सकता है। अच्छा इसमें मास्टर डिग्रीज होते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। बीपीडी पास होने के बाद आप अपना खुद का क्लिनिक चला सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। कई सारे सरकारी जॉब, गैर सरकारी जॉब निकलते हैं, उनमें आप काम कर सकते हैं। एज अ रिसर्चर आप काम कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मास्टर इन फिजियोथेरेपी एमपीडी कर सकते हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन होते हैं, ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियो, जी। स्पोर्ट्स, गायना, पीडिया, इन सारे स्पेशलाइज कर सकते हैं। उसके पश्चात आप किसी कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। अच्छा डिफरेंट चीजें हैं। जी। कई सारे लोगों को ये चीज़ों के बारे में जी, जानकारी जी, नहीं जी, होती है। बिल्कुल। अगर एक जनरल टॉक में अगर बात करें कि जो पेशेंट्स होते हैं जनरली, उन्हें पता नहीं होती इस चीज़ों के बारे में, और क्या करते हैं वो किसी से भी इलाज कराते हैं। अच्छा। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जरूर मैं ये सबको संदेश देना जी, चाहूँगा बिल्कुल। कि आप किसी से भी इलाज कीजिए,
आप किसी से भी इलाज कीजिए, सबसे पहले उनसे एक बार ज़रूर पूछिएगा कि आप कहाँ से पास आउट हो, क्योंकि एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हो सकता है कि एक्सरसाइज से आपकी जो कंडीशन है बदल सकती है, वही एक्सरसाइज से हो सकती है, कंडीशन बिगड़ सकती है। तो हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे रहा है या उसके बारे में आप पहले एक बार जानकारी लीजिए, एक संपर्क कीजिए कि वो जो आपके घर हो सकता है विजिट कर रहा हो, उससे एक बार जरूर जानकारी लेके उसके पश्चात ही आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चालू कीजिए। जी सर, बहुत अच्छी बात कही। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर वो भविष्य बनाना चाहते हैं फिजियोथेरेपी में, तो सर ने जो गाइडेंस दी आप लोगों को, आप बिल्कुल फॉलो कीजिए। बहुत बहुत आपने बहुत ही अच्छी मतलब जानकारी दी है सर। अच्छा सर, एक मेरा और सवाल है, लकवे के बारे में आपने जो बात की, तो फिजियोथेरेपी में क्या ये संभव है और सक्सेसफुल, और कितनी संभावना रहती है? काफ़ी साल से ये चीज़ें हो रही हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है। एक्चुअल में सच बताऊं तो लकवा जो है वो हड्डी का टूटना नहीं होता है। लकवा जो है नॉर्मल बीमारी नहीं होती है कि आप लकवा हो गया और फटाक से ठीक भी हो जाए 10 दिन में। जी जी। पैरालिसिस की अलग अलग कंडीशंस होती है। यदि एक हम ब्रेन का पैरालिसिस ले लें कि पक्षाघात हो गया, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक में भी 2 कैटेगरीज होती है। या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा जिसको आईसीबीड बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा हाइपरटेंशन होने के कारण जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, वो फट जाती हैं, धमनियाँ फट जाती हैं आर्टरीज। या तो इन्फेक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन कम होने के कारण वहाँ पे रक्त संचार नहीं हो पाएगा ब्रेन में, जिसके कारण दूसरे तरफ उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम होती है। तो पैरालिसिस में ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन में स्ट्रोक होने के कारण आपको एक साइड में लकवा हो जाए, कभी कभी नहीं होता है। अलग अलग शरीर की अलग अलग फिजियोलॉजी होती है, अलग अलग पैथोलॉजी होती है। कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है बॉडी किसी इंसान का कि अंदर बहुत ज़्यादा चोट लगा हो, जो ज़्यादा सूजन हुआ हो, तो भी उनको लकवा नहीं होता। लेकिन जिसको लकवा हो गया है तो अलग अलग कैटेगरी होती है। लकवा कितना हुआ, थोड़ा सा लकवा हुआ है, उसको केवल पैरालिसिस हुई है। पैरालिसिस का मतलब पैरालिसिस नहीं होता, पैरालिसिस का मतलब थोड़ी सी कमजोरी हुई है हाथ पैरों में, या पूरा पैरालिसिस हो गया है। तो सर ये बीपी से हो सकता है क्या? ये मैं बीपी लो या हाई होने से? हाँ, ये कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। उसके स्ट्रोक होने के भी अलग अलग कारण होते हैं। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे रक्त के कारण ही स्ट्रोक हो। ट्यूमर हो, ट्यूमर अंदर फट गया, उसके कारण हो सकती है। अंदर गांठ हो, गांठ के कारण तकलीफ हो सकती है। हार्ट में यदि कोई प्रॉब्लम हो, उसके कारण तकलीफ हो सकती है। यदि इंसान को कैंसर है तो मेटास्टेसिस होता है, कैंसर फैलता है शरीरों में, तो हो सकता है ब्रेन में चला गया हो, इस कारण हो सकता है आपको डीवीटी की प्रॉब्लम हो। डीवीटी एक थक्का होता है जो पिंडलियों में या कहीं पे जमता है, वो कहीं भी डिटैच हो सकता है। वो इतना खतरनाक होता है कि जहाँ वो जाके चोक करेगा किसी भी जगह पे आर्टरी में, तो उस जगह का वो पैरालाइज करेगा। फिर चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो उसमें हो, हार्ट में हो, चाहे वो पल्मोनरी हो, मतलब फेफड़ों में हो, इस चीज़ के लिए। तो पैरालिसिस का सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट होता है। तो मैं ये बता रहा था कि पैरालिसिस का ट्रीटमेंट काफ़ी समय से चला आ रहा है, लोगों को धैर्य नहीं होता है। पैरालिसिस कभी कभी 15 दिन में ठीक हो जाता है, कभी कभी एक महीना लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं। लोगों को पेशेंस रखना ज़रूरी है। पेशेंट और उनके रिलेटिव्स को पेशेंस रखना ज़रूरी है, उनको इम्प्रूवमेंट दिखलाना होता है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ें 8 साल से हो रही है। अब हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी नहीं होती, बीएम शाह में फिजियोथेरेपी के साथ साथ रिहेबिलिटेशन होता है। रिहेबिलिटेशन एक अपने आप में एक पूरी दुनिया है। रिहेबिलिटेशन का मतलब नशा मुक्ति, वो अलग चीज़ है। यदि हम लोग बोल रहे हैं फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन, तो यहाँ फिजियोथेरेपी न्यूरो रिहैब का काम चलता है, जहाँ स्पाइनल कॉर्ड टूटने से जो लकवा हो जाता है, फिर चाहे चारों हाथ पैर का लकवा हो सर्वाइकल के कारण, या थोरेसिक में रीढ़ की हड्डी टूटने से, या लंबर की रीढ़ की हड्डी टूटने से दोनों पैरों का शून्यपन आ जाना, तो इन चीज़ों का फिजियोथेरेपी में बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है, जिसको ऐसा नॉर्मली हम बता नहीं सकते। जब आप अंदर जाके देखेंगे पेशेंट्स के साथ, एक वीडियो बनाएंगे, उनमें ये चीज़ें बताई जाती है। तो एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी, एक स्ट्रोक का फिजियोथेरेपी होने में, यदि ब्रेन का यदि पक्षाघात है, उसका फिजियोथेरेपी होने में 3.5 से 4 घंटे लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें होती है। आपको उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट करना पड़ता है पहले दिन। तो उसके बाद नॉर्मल उसकी एक प्रोटोकॉल्स बनाना पड़ता है कि कौन कौन सी एक्सरसाइज करवानी है। अच्छा। पैरालिसिस है तो स्पास्टिक है, फ्लैसिड है, उसके हिसाब से अलग अलग फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स होते हैं। ये चीज़ें होते हैं। फिर उनको मसल स्टिमुलेशन की एक मशीन होती है, MST मसल स्टिमुलेटर, वो यूज़ किया जाता है। होते होते वो 2 घंटा लग जाता है। वैसे 4 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे में एक पेशेंट की ट्रीटमेंट होती है पक्षाघात में। लेकिन ये वही चीज़ यदि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो पेशेंट्स आते हैं, एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, एक पूरी दुनिया में एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ जो होती है वो यही होती है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और जो फिजियोथेरेपिस्ट उसकी जिम्मेदारी लेता है कि हाँ अब ये मेरे पास में आया है, मेरे को ठीक करना है, तो उससे बड़ी चीज़ दुनिया में एक फिजियोथेरेपिस्ट के लिए कुछ नहीं होती। ये बहुत बड़ी, और ये नॉर्मल फिजियोथेरेपी पे ठीक नहीं होती है। इसके लिए एक रिहैब की ज़रूरत पड़ती है, एक प्लानिंग्स की ज़रूरत पड़ती है। और रिहेबिलिटेशन अपने आप में एक दुनिया है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। पेशेंट सुबह उठता है से
लेके पूरे दिन भर के काम और रात में सोता है, जितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे रिहैब में कराई जाती है। फिर चाहे वो बटन बंद करना हो, कोई औरत हो तो चाहे कैसे वो करछा चलाना हो, कैसे करना हो, झाड़ू लगाना हो, से लेके हर चीज़ एक रिहैब के तौर पे हम उसको ट्रेन करते हैं। तो एक SCI, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या एक रीढ़ की हड्डी के टूटने के कारण जो पैरालिसिस हुआ है उसका ट्रीटमेंट होते होते 6.5 से 7 घंटे रोज लगते हैं। अच्छा। तो जो यहाँ पेशेंट आते हैं वो सुबह 10 या 10:30 बजे के आसपास आते हैं, खाना यहाँ खाते हैं आखिरी में करवाने के बाद, और फिर यहाँ से जाते हैं 5 बजे 6 बजे। अच्छा। तो एक बहुत लंबी प्रोसीजर होती है रिहेबिलिटेशन जो यहाँ पे होता है। उनको चलाने के लिए हमने एक हर्निस सिस्टम बनाया है जो हमने मॉडिफाई किया, इम्पोर्टेड मॉडिफाई किया, बहुत शानदार। आप एक बार शायद जाके देखें। जी बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे सर। कायरोप्रैक्टिक बेड है यहाँ पे जो बहुत कम लोग है। स्पाइनल मैनिपुलेशंस के लिए वो सर का चॉइस है तो लाना पड़ा है, तो आप एक बार देखिएगा, उसके बारे में बताएंगे सर। जी बिल्कुल। पिलेट्स की यूज़ होती है यहाँ पे और अलग अलग चीज़ में वो शायद आपको बताएंगे, स्पेशलिटी उनकी है कायरोप्रैक्टिक बेड में और हर्निस के बारे में, ये सारी चीज़ें। जी जी सर प्लीज़ बताइए। जैसे सर ने कहा कि BM शाह में जैसे एक फिजियोथेरेपी के बारे में अगर बताएं कि बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके जब तक उसकी डेथ होती है तब तक पूरी तरह से अगर एक फ्रेम में देखें तो फिजियोथेरेपी हर जगह। जी। चाहे वो बच्चा पैदा हुआ है और उसके बाद उसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे जन्म से लकवा हो या कोई माल फंक्शंस डिसफंक्शंस हो, इस तरह के चीज़ बच्चे होते हैं, उनको भी ट्रीटमेंट किया जाता है, डिफरेंट लेवल पे अप्रोचेस किया जाता है। हमारे यहाँ एडवांस लेवल में अभी कायरोबेड मंगाया गया है जिसमें स्पाइनल रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बैक पेन, नेक पेन को मैनिपुलेशन, मोबिलाइजेशन टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स अप्रोचेस यूज़ कर रहे हैं हम, जो कि बाकी जगह अवेलेबल है। जो BM शाह फिजियोथेरेपी इसलिए अवेलेबल नहीं हो सकता है, वो काफ़ी कॉस्टली भी है और वो हर किसी को आता नहीं है। अच्छा। एट रीजनेबल कॉस्ट भी है और हम अंडर बहुत कम कॉस्ट पे है ऐसा। हाँ नहीं तो एक आम आदमी के लिए ये थोड़ा सा ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब ज्यादा महंगा वाली चीज नहीं है, आम आदमी का मतलब नहीं समझ पाया। आम मतलब एक हॉस्पिटल से, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि नहीं यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स के दूसरे हॉस्पिटल से यदि आप कंपेयर करने के लिए यहाँ का 50% चार्जेस कम है यहाँ पे। जी जी। चार्ज देखो तो लेजर का चार्ज मेरे को लग रहा है कि 1500 से शुरू होता होगा और आगे जाता है। जी। हमारे यहाँ आई थिंक 500 है आसपास है, तो बहुत कम है। पेशेंट कभी खाली हाथ नहीं गया यहाँ से। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, और मैं एक एज क्राइटेरिया पे पूछना चाह रही थी कि ये किसी भी एज के लिए फिजियोथेरेपी है या फिर बच्चे, मतलब बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकती है, तो उनके लिए कराना सही है या पर्टिकुलर ये कोई एज में होता है? एक एज नहीं, फिजियोथेरेपी के लिए मैं बताया ना कंडीशंस की जरूरत होती है। अच्छा। यदि आप एक एज की बात कर रहे हैं तो उसमें आता है जीरिएट्रिक केसेस आते हैं। जी। एक एज के बाद 50 साल के बाद होने वाले या 60 साल के बाद होने वाले ब्रेन के जो एक्टिविटीज होती हैं थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, एक नॉर्मल फिनोमिना होता है। कभी कभी चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाती हैं उसमें, हाथ में कपकपी आना, पार्किंसंस होते हैं, डिमेंशियाज होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस होते हैं, ये एक जीरिएट्रिक केसेस में आते हैं। जो न्यूरो के में भी आते हैं, अलग अलग पैथोलॉजीज होते हैं। तो उसमें फिजियोथेरेपी किस तरीके से कराई जाती है, किस तरीके से गेट ट्रेनिंग कराई जाती है, किस तरीके से उनकी बायोमैकेनिक्स ठीक की जाती है, और एक्सरसाइज थेरेपी में किस तरीके से प्रोटोकॉल्स उनके ऊपर यूज़ किया जाता है कि वो एडीएल एक्टिविटीज़ अपनी पूरी कंप्लीट कर सके। एडीएल एक्टिविटीज़ के मतलब वो इंडिपेंडेंट हो सके। 60 साल के बाद यदि उनको तकलीफ हो रही है, पार्किंसंस का पेशेंट है, कपकपी हो रही है, चलने में डर लग रहा है, तो पार्किंसंस के पेशेंट भी स्टूप पॉस्चर हो जाता है। कभी कभी आप रास्ते पे देखे होंगे कोई बुढ़े बाबा जो होते हैं एकदम छोटे छोटे कदम में ऐसा चलते नजर आएंगे, पार्किंसंस की तकलीफ होती है। उसकी अलग मेडिसिन चलती है जो न्यूरो डिपार्टमेंट वाले ही देंगे, न्यूरो फिजिशियन ही देंगे। लेकिन उनके गेट को, उनके भय को कम करने के लिए, उनके मसल को एक्टिवेट करने के लिए फिजियोथेरेपी में जाना ज़रूरी है। जब न्यूरोफिजिशियन भेजता है या कोई ज़्यादा एजुकेटेड इंसान रहता है जिनको मालूम है कि नहीं यार अब तो ये फिजियोथेरेपी का, क्योंकि उनकी मेडिसिन ज़िंदगी भर चलनी है, और ज़िंदगी भर चलने के कारण ऐसा नहीं है कि पार्किंसनिज्म ठीक हो जाएगा जी। उनकी गेट को ठीक करने के लिए, उनके भय को भगाने के लिए फिर हमको फिजियोथेरेपी में लेके जाना पड़ेगा कि उनकी मसल्स एक्टिवेट हो जाएं, और पहले जैसे मतलब मैं बताया कि एडीएल एक्टिविटीज़ कंप्लीट हो जाए, खुद से उठ जाए, उठने के बाद खुद से बैठ के आराम से या खड़े होकर ब्रश मंजन कर ले, खुद से टॉयलेटिंग, बाथिंग ये सब कर ले, तो आपको और क्या चाहिए, सारी चीज़ें तो हो गई। यही चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट करता है जीरिएट्रिक केसेस में। जब एक एज के बाद होने वाली तकलीफों को दूर करने का काम वो फिजियोथेरेपिस्ट करेगा। BM शाह हॉस्पिटल में हमने यहाँ पर एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है 26 फैब में, जिसमें आप आ सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल न्यूरोमस्कुलर कंडीशन, जैसे आपके नेक पेन हो, चाहे आपके बैक पेन हो, घुटने का दर्द हो, किसी भी फिजियोथेरेपी
चिकित्सा, जैसे लकवा पेशेंट है आपके पास या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चे हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनके हाथ पैर ऐसे मुड़े हैं या उनको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, उनको आप लेके आ सकते हैं। निःशुल्क है, ये बिल्कुल मुफ्त है। आप प्री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हम नंबर्स आपको डिस्प्ले कर देंगे। प्री रजिस्ट्रेशन का समय रहेगा 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में आप आ सकते हैं। आप दूसरे लोगों को बचा सकते हैं। शनिवार 26 फरवरी शनिवार 26 फरवरी को BM शाह हॉस्पिटल में ये ऑर्गेनाइज किया गया है, आप जरूर आइएगा जी। तो ये थे डॉक्टर सरल शर्मा एंड डॉक्टर सूरज के, जो BM शाह में फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया जानकारी दी हमारे दर्शकों को और हमें फिजियोथेरेपी से लाभ और नुकसान दोनों बताए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।